जहाँ पर ये ख़त्म हुआ है उधर आपने एक लेबल यहाँ पर आके लेबल क्लोज कर दिया। अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं। अब अगर मैं फ़ीमेल को सेलेक्ट करूँ तो भी आपका बटन सेलेक्ट हो गया। इसने किया क्या कि इस टेक्स्ट को और इस बटन को ग्रुप कर दिया। तो ये अब पूरा जो एरिया है जो भी हमने लेबल किया है अब ये एक्सेसिबल हो गया है उन लोगों के लिए भी जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है। तो आप ये इस पूरे एरिया में कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो वो आपका जो फील्ड है वो सेलेक्ट हो जाएगी। अच्छा, एक तरीका तो यह है लेबल करने का। दूसरा तरीका है कि वही आप करेंगे कि लेबल के टैग यूज़ करेंगे और इसके साथ एक एट्रीब्यूट है फॉर। और फॉर का एट्रीब्यूट क्या करता है? फॉर का एट्रीब्यूट ये बताता है कि लेबल किसके लिए है, किस फील्ड के लिए है। तो अब मैंने यहाँ क्या किया, सिंपल मैंने लिखा लेबल फॉर मेल। अब ये मैंने बता दिया कि ये लेबल किसके लिए है। अब मैं क्या करूँगी, ठीक है, अब ये क्लोज करते हैं। यहाँ आप बता देंगे कि लेबल किसके लिए था। इसके बाद आप आईडी देते हैं। आईडी जो कि हमने पहले डिस्कस किया था कि आईडी एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से। तो यहाँ पर भी मैं ये बताऊंगी कि ये आईडी, यहाँ पर मैंने आईडी दी इसको एक्सेस करने के लिए। तो जो आपने फॉर की वैल्यू रखी थी वही आप यहाँ पर आईडी दे देंगे। तो अब ये बताएगा कि ये जो लेबल है वो किस आईडी के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो लेबल में आपने फॉर का एट्रीब्यूट यूज़ किया और यहाँ सिंपली आपने आईडी एट्रीब्यूट यूज़ किया। तो पता लग गया कि किस आईडी के लिए ये लेबल आपने दिया है। तो ये दो तरीके हैं फील्ड्स को लेबल करने के। अब इसका रिजल्ट देखते हैं। अब आप देख सकते हैं तो इस तरह से हम अपने एलिमेंट्स को लेबल कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा फॉर्म है। अगर मैं चाहती हूँ कि ये यूज़र की जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जैसे कि फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, नेशनैलिटी वगैरह, ये वाला जो सेक्शन है इसको मैं ग्रुप कर दूँ, इस सेक्शन को अलग कर दूँ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फॉर्म, तो मैं क्या करूँगी, मैं क्या कर सकती हूँ, इन सारी फील्ड्स को ग्रुप कर सकती हूँ, सेपरेट कर सकती हूँ बाकी फॉर्म से। तो जब भी आपने एलिमेंट्स को, फॉर्म एलिमेंट्स को ग्रुप करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फील्ड सेट एलिमेंट। फील्ड सेट का एलिमेंट आपके एलिमेंट्स को, जो फॉर्म एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप कर देता है। अब मैंने क्या किया, सिंपली ये पूरा जो सेक्शन है उसको उठाया, ओपनिंग फील्ड सेट एलिमेंट, और यहाँ पर क्लोजिंग फील्ड सेट एलिमेंट दिया। अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं। इसने ये पूरे एलिमेंट्स को, फॉर्म एलिमेंट्स को, इस सेक्शन को ग्रुप कर दिया। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर इसका कैप्शन दे दूँ, उसका पर्पस क्या है ये सेक्शन बनाने का और ये किस लिए है। तो कैप्शन देने के लिए हमारे पास एक एलिमेंट और है जो कि फील्ड सेट के एलिमेंट के अंदर आता है, जो लेजेंड का एलिमेंट है। लेजेंड के एलिमेंट में अब मैं कैप्शन दे दूंगी जिससे आइडेंटिफाई करेगा कि पर्पस क्या है इस ग्रुप का, ये जो ग्रुप ऑफ फॉर्म कंट्रोल्स हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया पर्सनल डिटेल्स। अब देखते हैं। तो इस तरह से कैप्शन आता है और फील्ड सेट एलिमेंट से आप ग्रुप कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं फॉर्म वैलिडेशन कि किस तरह से आप फॉर्म वैलिडेशन कर सकते हैं। तो पहले मैं ये फॉर्म फिल करूंगी। अब मैंने फॉर्म सबमिट किया।
अब ये URL पे आप देख सकते हैं कि फॉर्म सबमिट हो गया है। यहाँ पर जबकि मैंने फ़र्स्ट नेम नहीं दिया था, मगर फिर भी फॉर्म सबमिट हो गया और कोई एरर नहीं आया। तो आम तौर पे जो पहले हम ये वैलिडेशन करते थे वो पूरा जावास्क्रिप्ट से करते थे, और जावास्क्रिप्ट तो अभी हमने सीखी नहीं है। तो HTML5 ने एक नया फॉर्म वैलिडेशन इंट्रोड्यूस कराया है। तो उसके लिए आपने करना क्या है, सिंपली जो आपकी फील्ड है, जो भी आप चाहते हैं कि ये कंपलसरी फील्ड्स हैं, रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, उन पे रिक्वायर्ड का आप एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने रिक्वायर्ड लिखा, तो ये कंपलसरी फील्ड है। अब देखें, अब अगर मैं सबमिट करती हूँ फॉर्म, एक तो ये देखिए ये मैसेज शो होगा यहाँ पर, ये वैलिडेशन। और इसके अलावा अगर मैं हवर करती हूँ यहाँ पर भी, ये क्योंकि कंपलसरी फील्ड थी तो यहाँ पे आया है। अब देखें लास्ट नेम पे अगर मैं होवर करती हूँ तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ मैंने रिक्वायर्ड नहीं लगाया है। तो इससे होता ही है, जैसा हमने लेक्चर में देखा था, कि ये आपका टाइम सेव करता है और यहाँ ब्राउज़र से ही आपकी वैलिडेशन हो जाती है कि जो भी इम्पोर्टेंट फील्ड्स थी अगर आपने किसी भी वजह से वो फिल नहीं की हैं तो यहीं से ही आपका फॉर्म पूरा वैलिडेट होके इधर ही वो एरर दे देगा, सबमिट नहीं करेगा। अब मैं चाहती हूँ कि यूज़र से उसकी डेट ऑफ बर्थ मालूम करूँ, तो हमने देखा यहाँ सारा काम इनपुट टाइप से हो रहा है। तो अब मैं एक पैराग्राफ बनाती हूँ, डेट ऑफ बर्थ। इनपुट टाइप में मैंने लिखा डेट और नेम, जो कि सर्वर के लिए होता है, यहाँ मैंने लिख दिया DOB, डेट ऑफ बर्थ। अभी देखें ये कैलेंडर एक बन गया सिर्फ इनपुट टाइप डेट से। ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से डेट। अब यहाँ अगर मैं चाहती हूँ कि यूज़र से उसका ईमेल एड्रेस पता करें, तो उसके लिए एक पैराग्राफ बनाते हैं, प्लीज़ एंटर योर ईमेल एड्रेस। अब मैं इनपुट टाइप में ईमेल दे देती हूँ और नेम इक्वल्स टू ईमेल। यहाँ देखें, इधर आप ईमेल दे सकते हैं। अब अगर मैं चाहूँ कि यूज़र से इसी तरह से बिल्कुल, अगर मैं चाहूँ कि यूज़र अपना वेबसाइट बताए, या यूज़र से वेबसाइट अगर पता करनी है, पर्सनल वेबसाइट या कंपनी की वेबसाइट, तो मैंने एक पैराग्राफ बनाया, एंटर योर वेबसाइट। और अब इनपुट टाइप में अगर मैं URL दे दूँ, तो ये URL इनपुट के लिए आप करते हैं। नेम में मैंने प्रोफाइल लिख दिया। अब यहाँ पर ये बॉक्स बन गया है जिसमें आप अपनी वेबसाइट बता सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे इनपुट फील्ड्स, हमारे पास ही बहुत सारी हैं। डेट इनपुट है, पासवर्ड इनपुट है, टेक्स्ट बॉक्स के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट है, URL के लिए इनपुट टाइप URL। तो आप डिफरेंट इनपुट्स इस तरह से यूज़र से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। Form controls live inside a form element. This element usually carries the following attributes. Action attribute. The form element always carries the action attribute. Its value is the URL of the page that will receive the information when the form is submitted. Method attribute. The form can be sent using one of two methods, get or post. Get.
With the get method, the values from the form are added to the end of the URL specified in the action attribute. The following are further details about the get method. The length of a URL is limited to 2048 characters. Never use get to send sensitive data. Data will be visible in the URL. Get method is better for non-secure data like query strings in Google. If the method attribute is not used, the form data will be sent using the get method. Useful for form submissions where a user wants to bookmark the result. Post. With the post method, always use post if the form data contains sensitive or personal information. The post method does not display the submitted data in the page address field. Post has no size limitations, can be used to send large amounts of data. Form submission with post cannot be bookmarked. Data from a form is sent as name value pairs. Form controls may be used to collect data from users. Each form controls is given a name and the text the user types in or the values of the options they select are sent to the server. अब हमारा टॉपिक है एक्स्ट्रा मार्कअप। इसमें हम देखेंगे कि आप एलिमेंट्स को ग्रुप किस तरह कर सकते हैं और ग्रुप करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और कमेंट्स क्या होते हैं, हम कोड को कमेंट आउट क्यों करते हैं, या आई फ्रेम्स हैं और दूसरे कुछ डिफरेंट टैग्स हैं जो कि हम इस में कवर करेंगे। अब हमारा टॉपिक है कमेंट्स इन HTML। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कुछ कोड लिखते हैं जो कि आप नहीं चाहते कि वो यूज़र के ब्राउज़र विंडो में उस वक्त नज़र आए, तो उस कोड को आप कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट आप इस तरीके से करते हैं, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, इनके दरमियान हम जो भी कुछ लिखते हैं तो वो यूज़र के ब्राउज़र में नज़र नहीं आता। तो इट्स ऑलवेज़ अ गुड आइडिया टू ऐड कमेंट्स टू योर कोड। क्योंकि आप जिस वक्त कोड लिख रहे होते हैं उस वक्त आप फेमिलियर होते हैं उस कोड से, आपको चीज़ें समझ में आ रही होती हैं, आपको पता होता है कि ये काम आप करने की कोशिश क्यों ये काम कर रहे हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े होते हैं, आपने आज जो काम किया है तो अगर आप वापस 1 या 2 साल के बाद उसी कोड पर आएँ तो ख़ुद भी याद नहीं रहता कि ये वाला काम हमने क्यों किया था। तो आप क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें या कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो कि उस वक्त आप नहीं चाहते कि दिखाएं या कुछ अरसे के बाद दिखाना है आपने, तो उस कोड को आप लिख के रखते हैं और उसको कमेंट आउट कर देते हैं। या फिर मिसाल के तौर पे आपने कोई कोड लिखा, आपको ख़ुद समझ में नहीं आया कि ये कहाँ से शुरू हुआ है, कौन सा कोई भी पैराग्राफ है, या आपने इंट्रोडक्शन दिया है किसी भी चीज़ का, तो आप अपने लिए, अपने समझने के लिए आप इस तरह करें कि उस पे आपने लिखा स्टार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन और उसको कमेंट आउट कर दिया। फिर जहाँ पर इंट्रोडक्शन एंड हुआ तो वहाँ पर भी आपने एंड ऑफ इंट्रोडक्शन लिख के और उस टेक्स्ट को कमेंट आउट कर दिया। अब उसमें आसानी क्या होती है कि वो काम जो कि आप ख़ुद कर रहे हैं इस वक्त आपको याद है, लेकिन वापस आप दोबारा आए तो आपको याद नहीं रहा कि ये वाला कोड आपने क्यों लिखा था। या फिर आपके प्रोजेक्ट पे कोई और डेवलपर आकर काम करे, तो जब भी आप कमेंट्स इस तरह के देते हैं कोड में और आप हर सेक्शन के बारे में बताते हैं कि ये किस बारे में है या ये क्या है, तो अगर कोई और भी डेवलपर आपके प्रोजेक्ट पे काम करे या आप वापस कुछ अरसे के बाद अपने कोड पर आएँ तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो कोड को आप कमेंट आउट इस तरीके से कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे आपको कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं जिनके दरमियान आप जो भी लिखेंगे वो आपको यूज़र के ब्राउज़र विंडो में नज़र नहीं आएगा। कमेंट्स इन HTML, तो हमने देखा था ये समझी थी बात कि जो भी कोड को आप कमेंट आउट कर देंगे तो वो यूज़र को ब्राउज़र में नज़र नहीं आएगा। लेकिन हमें कमेंट आउट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये पूरा हमने समझा था। तो अब देखते हैं कि किस तरह से अपने कोड में हम कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये जो हमारे सारे कोर्सेज़ हैं, अगर मैं चाहूँ कि मुझे याद रहे
कि कहाँ से आपका कोर्स की इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है, कहाँ से एंड हुई है, तो उसको आप कमेंट आउट कर सकते हैं समझने के लिए। अब देखते हैं, यहाँ मैं लिखती हूँ, इस तरह से आप कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। अब मैं लिखूँगी बिगिन AIC कोर्स इन्फॉर्मेशन, कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है और जहाँ पर इन्फॉर्मेशन AI के कोर्स की एंड हुई है उधर भी मैं कुछ टेक्स्ट दे दूँगी कि यहाँ पर एंड हुई है। तो ये किस लिए होता है? ये वेब पेज ऑथर्स के लिए है, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि जिस वक्त आप कोड लिख रहे होते हैं उस वक्त तो सारी चीज़ें जहन में होती हैं, लेकिन वापस अगर आप कोड पर आएँ या आपका कोड कोई और देखे तो ये कमेंट्स में जो भी हम देते हैं इन्फॉर्मेशन, तो ये कोडर्स के लिए आसानी हो जाती है समझने के लिए। तो जो भी केयरफुल कोडर्स हैं वो इसी तरह से करते हैं कि जो भी आपके कोड के बारे में इन्फॉर्मेशन है उसको आप इस तरह से कमेंट आउट कर सकते हैं। तो अब ये हम ब्राउज़र में देखेंगे। तो जो भी टेक्स्ट आपने कमेंट आउट किया था वो ब्राउज़र में नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह से आप कमेंट कर सकते हैं अपना कोड, अपना कंटेंट, जो भी आप चाहें। हमारा टॉपिक है ID attribute. So every HTML element can carry an ID attribute. ID attribute क्या होता है? ID attribute हम यूज़ करते हैं एक डॉक्यूमेंट में एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। So ID attributes also known as global attributes, क्योंकि वो किसी भी एलिमेंट पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से आप किस तरह से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो भी हम देखते हैं। इस तरह से समझें कि ID attribute should always start with letter or an underscore. ID attribute should not be a number or any other character. ठीक है, तो जो भी ID attribute की वैल्यू है वो हमेशा लेटर से या अंडरस्कोर से स्टार्ट आप करेंगे, और ID एट्रीब्यूट कभी भी कोई नंबर या कोई और कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ID एट्रीब्यूट हम कभी भी ID एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है एक पेज पे वो दूसरे ID एट्रीब्यूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मींस एक पेज पे बहुत सारे ID एट्रीब्यूट्स तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक नाम का सिर्फ एक ही ID एट्रीब्यूट होगा, वरना तो वो उसकी जो वैल्यू है वो यूनिक होगी ही नहीं। अगर दूसरी की भी वैल्यू वही हुई तो वो एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक वैसे देखें तो आपको किसी भी इंसान को अगर हम देखें तो एक नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन जो आपका CNIC नंबर है वो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है दूसरे लोगों से। इसी तरह से जो भी आपका CNIC नंबर है वो किसी भी और का CNIC नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि एक आपका जो CNIC नंबर है वो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है दूसरे लोगों से। एग्जैक्टली इसी तरह से एक पेज पर एक नाम की एक ही ID होगी। तो ID एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे अभी आप कोड में तो आपको समझ आएंगे, या फिर हम अभी जब CSS सीखेंगे तो उसका हम बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि ID एट्रीब्यूट हम क्यों यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि अपने कोड में किस तरह से ID एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। तो पहले जैसा लेक्चर में डिस्कस किया था कि ID एट्रीब्यूट हम किसी भी HTML एलिमेंट पर यूज़ कर सकते हैं, और ID एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अब देखते हैं कि किस तरह से हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं।
एक छोटी सी एग्जांपल बनाते हैं। एक हेडिंग मैं दूंगी, PIIC कोर्सेस। अब जो भी PIIC के कोर्सेज हैं वो मैं यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका एक अलग पैराग्राफ बनाते हैं बाद में। फिर क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग, फिर ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके लिए पैराग्राफ मैंने कुछ टाइप कर लिए थे, ये यहाँ से क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग के लिए अच्छा, अब मैं क्या करूँगी कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कोर्स है इसको, इस पर मैं एक आईडी दे देती हूँ। आईडी इसकी दे देते हैं AI। अब मैं क्लाउड के कोर्स पर भी एक आईडी दे देती हूँ। यहाँ ब्लॉकचेन के कोर्स पे आईडी दे दी और अब IoT के कोर्स पे भी एक आईडी दी। तो अब इस तरह से हमने क्या किया है कि वो सारे जो पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया, उन सारे सेक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया जिनको आप यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, और उन सबको एक आईडी दे दी। अच्छा, अब वैसे तो हमने CSS नहीं पढ़ी है, लेकिन क्योंकि आईडी एट्रीब्यूट समझना था तो इसलिए मैंने एक छोटी सी एग्जांपल बनाई है ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आए कि कैसे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स को। तो अब हम बारी बारी सारे जो भी आईडीज़ हैं उनको एक्सेस करेंगे और हर पैराग्राफ को अलग तरीके से हम बताएंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले जो हमने आईडी दी थी, तो पहले हम ये करते हैं कि स्टाइल का टैग यहाँ हेड में होता है, क्योंकि हमने स्टाइलिंग करनी है इनकी, तो मैंने स्टाइल का एक टैग दिया। अब इसके अंदर, अच्छा, जैसा मैंने देखा था कि आईडी को हम एक्सेस करते हैं हैशटैग से। अब मैं क्या करूँगी, हैशटैग दिया, AIC नाम दूंगी, तो इसका मतलब क्या है कि मैं इस वाले आईडी को एक्सेस कर रही हूँ। अब मैं यहाँ आके बताती हूँ, तो कर्ली ब्रैकेट्स देते हैं स्टाइल करने के लिए, और इसमें अब मैं स्पेसिफाई कर दूंगी कि ये जो पैराग्राफ है इसका बैकग्राउंड कलर मैंने देना है। तो इस पे बैकग्राउंड कलर कोलन RGB वैल्यू देंगे। ये हम देखेंगे CSS में RGB वैल्यू क्या होती है, लेकिन ये समझें कि मैं यहाँ पे कोई भी कलर स्पेसिफाई कर रही हूँ, तो ये कलर बनता है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अलग से, हाँ, सेमीकोलन से स्टेटमेंट को एंड किया। अब मैं क्या करूँगी, एक्सेस करूँगी दूसरा कोर्स जो CNC का है। तो जैसे हमने इस आईडी को ऊपर वाली को एक्सेस किया था हैशटैग से, इसको भी हम हैशटैग से ही एक्सेस करेंगे। अब मैं देती हूँ हैशटैग CNC। यहाँ पर इस पैराग्राफ को भी मैं अलग बैकग्राउंड कलर दे दूँगी। अब
थर्ड जो आईडी है उसको एक्सेस करते हैं। इसको भी मैं बैकग्राउंड कलर देती हूँ। अब फोर्थ आईडी, इसको एक्सेस किया, इसको भी एक अलग बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। अब ये रन करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, इस तरह से आप देख सकते हैं 4 अलग अलग पैराग्राफ को मैंने आईडी दी, और ये आप इसी तरह से हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से। और इसके अलावा भी जो भी आप चाहें वो कोई भी स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट आईडी देकर अपने कोर्सेज को। अब हमारा टॉपिक है क्लास एट्रीब्यूट। सो एवरी HTML एलिमेंट कैन ऑल्सो कैरी अ क्लास एट्रीब्यूट। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के बजाय हम चाहते हैं कि एक डॉक्यूमेंट में कुछ मल्टीपल एलिमेंट्स हों जिनको हम अलग तरीके से दिखा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि ये जो जितने भी एक पेज पर पैराग्राफ हैं, जो भी पैराग्राफ इस पेज पर नज़र आ रहे हैं, उन पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर आप ग्रे दे दीजिए। तो आपने क्या किया कि एक एलिमेंट को नहीं, एक से ज़्यादा एलिमेंट को आपने एक ही स्टाइल अप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि सारे एलिमेंट्स पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ उन एलिमेंट्स पे जिसमें आपने क्लास एट्रीब्यूट लगाया है उनको आप डिफरेंटली स्टाइल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने अभी आईडी एट्रीब्यूट के वक्त पर भी ये बात की थी कि हम वी विल लर्न मोर अबाउट दीज एट्रीब्यूट्स इन CSS जब भी हम CSS सीखेंगे, क्योंकि आमतौर पर स्टाइलिंग के दौरान हमें ज़रूरत पड़ती है इस तरह का एलिमेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने की। तो हमेशा याद रखें, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम आईडी एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मल्टीपल एलिमेंट्स को एक ही हम स्टाइल कर दें, तो मल्टीपल एलिमेंट्स पे क्लास एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहूँ कि एक क्लास में जो भी टॉपर्स हैं या वो स्टूडेंट्स जिनका 90% स्कोर आया है, उनको आप एक अलग यूनिफॉर्म दे दीजिए। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनका 90% से अबव स्कोर हो, तो हम उन सबको एक अलग तरीके से डिफरेंटली उनको स्टाइल कर सकते हैं। इसी तरह से आपके जो HTML एलिमेंट्स हैं उन पे हमें डिफरेंट स्टाइलिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हम क्लास एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं।